डॉलर वर्सेस रुपया। अच्छा एक बात बताओ, ये जो रुपया है ये पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? हैं? किन किन देशों में रुपया बोला जाता है? अच्छा, गुप्ता पीरियड में हमारे इंडिया का की करेंसी क्या थी? जो गोल्ड का था वो कौन, क्या कहते थे उसको? जो गोल्ड वाला था उसको हम दीनार बोलते थे। खैर एनीवे, हम ये कह रहे हैं कि हमारा रुपया उतनी तेजी से नहीं गिरा जितनी तेजी से बाकी इकॉनमी गिरी है। तो हम कह रहे हैं कि हमारा रुपया जो है वो रेजिलिएंट है। और रुपए के गिरने के पीछे बहुत सारे कारण बताए गए, और उनमें जो बड़े कारण हैं वो ये है कि अमेरिकन फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है। जो फेड रिजर्व इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाया गया अमेरिका का। उससे क्या हुआ, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा लुक्रेटिव है। लुक्रेटिव का मतलब ज्यादा फायदेमंद है, और इसलिए इंडिया से डॉलर निकल करके बाहर गया, तो यहां पर डॉलर महंगा हो गया। दूसरा कह रहे हैं रशियन यूक्रेनियन वॉर, इसकी वजह से प्रेशर पड़ा है। तीसरा कह रहे हैं कि इंटरनेशनल राइज इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल में रेट बढ़े हैं, इसकी वजह से हुआ है। ठीक है, और ये कारण है जिसकी वजह से ये हुआ है। ठीक है, रुपया डेप्रिशिएट कब होता है? कारण लिखने शुरू करें, कारण लिखो। वाई डज रुपी डेप्रिशिएट, या कॉजेज ऑफ डेप्रिशिएशन ऑफ रुपी। तो लिखें, नंबर 1, डिमांड फॉर डॉलर इंक्रीज, डिमांड फॉर डॉलर इंक्रीजेस। नंबर 2, सप्लाई ऑफ डॉलर रिड्यूसेस। नंबर 3, increase in imports. Number 4, decrease in exports. Number 5, decrease in FDI, FPI, foreign direct investment, foreign portfolio investment कम होगा तो decrease in remittances, विदेशों से हमारे लोग पैसा कम भेजेंगे तो भी डॉलर आउटफ्लोज, डॉलर आउटफ्लोज इज मोर देन डॉलर इनफ्लोज। ये सारे कारण हैं हमारे रुपए के डिप्रिशिएट करने के। इसका ठीक उल्टा लिख दोगे तो रुपया अप्रिशिएट करने लगेगा। ठीक उल्टा लिख दोगे तो रुपया अप्रिशिएट करने लगेगा। ठीक है, इसका इंपैक्ट क्या होता है इंडियन इकोनॉमी पर? इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, इंपोर्ट्स बिकम कॉस्टलियर, exports become competitive, pressure on balance of trade and current account, pressure on balance of trade and current account। ठीक है, व्यापार संतुलन और चालू खाते पर दबाव, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, तो हमारा बैलेंस ऑन ट्रेड अकाउंट हमारे ऊपर स्ट्रेस आ जाएगा, हमारे पास पैसा नहीं बचेगा, और इसी तरह से करंट अकाउंट में भी हम नेगेटिव होने लगेंगे। इंपैक्ट ऑन इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि जो विदेशों का सामान आएगा वो महंगा होगा, तो बहुत सारा हमारा इंपोर्ट लेड इन्फ्लेशन होगा। क्या होगा? इंपोर्ट लेड इन्फ्लेशन। जैसे हम आपको बताते हैं, इसको समझिएगा, व्हाट इज इंपोर्ट लेड इन्फ्लेशन। हमारे यहां मान लीजिए ये एक दवाई है, इस दवाई का जो मॉलिक्यूल है वो विदेश से आ रहा है,
वो हमको मान लो $1000 पर किलोग्राम आ रहा था, अभी भी हमको $1000 पर किलोग्राम आ रहा है। पहले 70 रुपए का था तो हम 70,000 रुपए दे रहे थे, अब हमें 80,000 देना होगा। $10,000 यहां पे कॉस्ट बढ़ गई इसकी, कच्चा माल की, तो हमारी दवाइयां महंगी हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। जो हम विदेशों से मशीनें मंगाते हैं वो महंगी हो जाएंगी, हमारे यहां प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। तो जैसे जैसे डॉलर के दाम बढ़ेंगे तो हम कहते हैं इंपोर्ट लिड इन्फ्लेशन बढ़ता है। आयात नीत मुद्रास्फीति, नीत न में बड़ी की मात्रा त, सिर्फ त, उसमें मात्रा कोई नहीं। आयात नीत मुद्रास्फीति, इंपोर्ट लिड इन्फ्लेशन। ठीक है, क्लियर? ऐसे समझ लीजिएगा, आरबीआई कहती है यदि 5% डिप्रिशिएशन ऑफ करेंसी होता है हमारा तो 15 बेसिस पॉइंट इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। 15 बेसिस पॉइंट मतलब 6% है तो 6.15 बढ़ जाए हो जाएगा, 5% है तो 5.15 हो जाएगा इन्फ्लेशन। तो 15 बेसिस पॉइंट बहुत होता है 5% पे। फिर लिखिए इंपैक्ट ऑन फॉरेक्स रिजर्व, हमारा डिप्लीशन शुरू हो जाएगा, फॉरेक्स रिजर्व निकलना शुरू हो जाएगा, बिकॉज आरबीआई सेल्स डॉलर्स टू चेक रुपी डिप्रिशिएशन। रुपए को गिरने से रोकने के लिए आरबीआई डॉलर बेचती है, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम होगा। देन इंपैक्ट ऑन ईसीबीज, impact on external commercial borrowings, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स, हमने लिया डॉलर 70 रुपए का, हमने 10 लाख डॉलर का लोन लिया, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है, और हमको 10 लाख डॉलर वापस करना है। तो 70 की चीज हो गई 80 रुपए की, कितने परसेंट बढ़ गया? 14%। 14%, और हमको इंटरेस्ट देना उस पर 3% का, तो हमारा हो गया 17%। 17% पे हम काम लेकर के कहां से पैसा कमाएंगे, कहां से उसको लौटाएंगे? मेरी बात यदि नहीं समझ में आ रही है हाथ उठा के पूछना, लेकिन पूछ जरूर लेना। 70 रुपए 80 रुपए हो गया, तो कितना लग गया इसमें? लगभग 14% इंक्रीज है, 14% से भी ज्यादा का है। और एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स में मान लो हम 3% प्रति साल प्रति वर्ष दे रहे हैं उसका इंटरेस्ट रेट, तो 14% ये, 3-3.5% ये, 17-17.5% हो गया। 17-17.5% पे हम लोन लेंगे तो हम खाएंगे क्या, निचोड़ेंगे क्या, कमाएंगे क्या, करेंगे क्या? आप ये बता दो मुझे। तो जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो हमने जो बोला आपको वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यदि बहुत तेज होगा तो हमारा सिर्फ एक चीज अच्छा कर सकता है इसको, और वो क्या कर सकता है कि हम पूरी तरह से अपने एक्सपोर्ट्स को कॉम्पिटिटिव बनाएं, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली, कि हम क्वालिटी भी अच्छी दें, दाम भी कम दें और क्वांटिटी भी दे दें। इसका मतलब ये हो गया कि वी हैव टू मेक इंडिया अ बिग कॉम्पिटिटर टू चाइना। हमें चाइना को कंपटीशन देना होगा अब, नहीं तो ये रुपया 100 टच कर जाएगा और फिर हम कहेंगे रेजिलिएंट रुपया अगेन। समझ गए? इस चीज को हम लोग समझते हैं कि कितना नुकसान दे जाता है, लेकिन कई बार हम जानबूझ करके अपने रुपए को डेप्रिशिएट करते हैं ताकि हम अपने एक्सपोर्ट को ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना पाए। लेकिन एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव बनाते समय हमको दो चीजें ध्यान रखनी है। हमने एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव तो बना दिया कि हमारा ये चीज जो विदेशों में 10 रुपए का बिक रहा है हमारा भी 10 रुपए का बिकेगा, सेम क्वालिटी हम बेचेंगे, बल्कि हम 9 रुपए 99 पैसे बेच देंगे। लेकिन वो कह रहे हैं हमको चाहिए 50 मिलियन पीसेस,
हम 1 मिलियन तो बना रहे हैं, हम 50 मिलियन कहां से लेके आएंगे? गॉट इट? तो जब तक हम क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इंप्रूव नहीं करेंगे ठीक से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के जरिए, तब तक हम रुपए को गिरने से नहीं रोक पाएंगे। फिर एक्सटर्नल फैक्टर ही हमारे रुपए को बचा पाएगा कि डॉलर सस्ता, वो क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल सस्ता हो जाए, इंडिया का जो फ्यूल एक्सपेंसेस हैं वो शिफ्ट हो जाएं, डॉलर हम उस पे पेट्रोलियम पे ना जाएं, हमारा ऑल्टरनेट एनर्जी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आप रुपए के डिप्रिसिएशन का कारण हम पहले लिख दिया, और इनका कहना है कि बाकी विदेशों में बहुत सारी मुद्राएं जो हैं वो डिप्रिशिएट करके, हमको मतलब नहीं यार। मतलब आप ये बताओ कि हमारे बच्चे के 60% आए, पड़ोसी का बच्चा फेल हो गया, हम खुश हो जाएंगे? हम इसी बात को फिर खुशी बना रहे हैं। हमको बेसिकली काम करना पड़ेगा, हमको सर्विस एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, हमको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना पड़ेगा, हमको रेमिटेंसेस बढ़ाने पड़ेंगे विदेशों से, हमारे लोग जाए ना विदेश। एक जमाने पहले हम कहते थे कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, कि बच्चे इंडिया में अच्छे अच्छे कोर्सेज करते हैं, पढ़ते हैं, और इंडिया के बजाय विदेशों में जाके वो सेवाएं देते हैं और वहीं के हो जाते हैं, और हमारे को कितना नुकसान है। यहां से पढ़े लिखे और जाके वहां पर सेटल हो गई तो कितना नुकसान है। अब ऐसा है नहीं। अब ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम स्मार्ट इनफ हैं, हम बहुत स्मार्ट हो गए। अब नाउ वी आर ड्रेनिंग देम थ्रू आवर ब्रेन। कारण समझना मेरी बात को, क्योंकि हम तुमको बहुत पुरानी पुरानी बातें भी बताएंगे। आज से तकरीबन 32 साल पहले, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 1990, हिंदुस्तान की स्थिति ऐसी थी कि आदमी 2 पैंट शर्ट में पूरी साल काट देता था। एक आध जूता पहन लेता था, उसमें वो खुश हो जाता था। सवेरे दोपहर शाम खाना मिल जाए, बहुत खुश है। एक स्कूटर हो तो उच्च वर्ग का हो गया वो आदमी। कार तो बहुत ही बड़ा आदमी था। घर में फोन हो तो बहुत समझदारी की बात हो गई, बहुत बड़ा आदमी है। ठीक है, घर में पानी का नल लगा हो तो बहुत अच्छा काम है। मतलब हमारी गरीबी बहुत जग जाहिर थी, बस हम पढ़ने में अच्छे थे। खेती करते तो जो मिल गया ठीक है, जो नहीं मिला ठीक है। हम बड़े संतोषी भी थे। लेकिन 1991 के बाद जब हमारे यहां पर एलपीजी शुरू हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, और हमने अपने यहां पर रिफॉर्म्स किए, चाहे वो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हो, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हो, बैंकिंग रिफॉर्म्स हो, और हमने अपने देश की इकॉनमी को विश्व की इकॉनमी से जोड़ दिया। उसके बाद हमको फायदा हुआ, और ये फायदा आप लोग अपने अपने शक्लों पे देख लेना है। अब सबके पास कम से कम 5-7-10 जोड़ी कपड़े हैं, 2-4-6 जूते चप्पल हैं, ठीक है, घड़ी वड़ी पहनने लगे हैं, मोबाइल जेब में है, ठीक है, खाने की कोई समस्या नहीं है, सब है यहां पर। अब है मतलब है। और आप पिछले, जब से तुम लोग पैदा हुए हो, तुम्हारे घर वाले कहते होंगे ये हमारे बच्चे बहुत लकी हैं, इनके बाद से हमारे यहां बहुत पैसा आया। ये आप लकी इसीलिए क्योंकि आप 90 के बाद पैदा हुए हो। आप सुन लो ना, अपने घर में लोग कहते होंगे ये बहुत लकी है, क्यों? इसके बाद हमारी सैलरी बढ़ गई, इतना था इतने हो गए, इतना था इतने हो गए, इतना पैसा आने लगा, धंधा बहुत अच्छा हो गया। सुना है ना सबने अपने बारे में, सबने यही सुना होगा। कहानी दूसरी है। तो अपने आप को लकी वकी जो मानते हो, उसके पीछे बहुत बड़ा रोल है हमारी इकॉनमी के
रिफॉर्म्स का, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हमारे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन रिफॉर्म भी चल रहे हैं, बड़ा अच्छा हो गया हमारा देश। जो लोग टू व्हीलर्स चलते थे उन्होंने मारुति खरीद ली, जो मारुति से चलते थे उन्होंने सीडान ले ली, जो सीडान से चलते थे उन्होंने और बड़ी गाड़ी ले ली। और अब ये स्थिति, घरों में गाड़ी रखने की जगह ही नहीं, सड़क पे खड़ी करनी पड़ती है। ये स्थिति है कि नहीं है? अब यही स्थिति हो गई ना लोगों की। तो ये जो कहानी हम तुमको सुना रहे हैं सन 90 से लेके अब तक की, ये कहानियां ऐसी हैं जिन कहानियों को मैंने कहा है कि ये सबको दिखता है, तुमने ये सब कहानियां तुम्हारे सामने हो रही हैं। अब जो समय है वो एक नेक्स्ट लेवल के रिफॉर्म का है, और ये नेक्स्ट लेवल का रिफॉर्म कैसे बनेगा, इसके लिए बहुत सारी कहानियां मैं सुनाता हूं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई हम धंधा करना चाहते हैं, लेकिन एक इंस्पेक्टर आता, बोले अपने कागज दिखाइए, क्या क्या चीजें हैं। इंस्पेक्टर राज खत्म किया, इंस्पेक्टर राज नहीं होना चाहिए। लाइसेंस राज खत्म किया, लाइसेंस राज नहीं होना चाहिए। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ इजी फाइनेंस होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ इजी फाइनेंस टू यंग होना चाहिए, जो यंग लोग हैं कि वो अपना काम कर सके। होता है कि नहीं होता है? हमारे यहां सड़कें अच्छी होनी चाहिए, सड़कें अच्छी हुई हमारे यहां की, हमारे रेलवे नेटवर्क अच्छा हुआ, हमारे हवाई जहाज में आम आदमी चलने लगा। हमने तो देखा है ना इस बात को, आम आदमी को चलते हुए अब। और सही में फटी जीन्स, हवाई चप्पल, फटी टी शर्ट, फटी जीन्स वाली नहीं, फैशन वाली नहीं, वास्तव में फटी जीन्स, हवाई चप्पल, फटी टी शर्ट और हाथ में टिफिन बॉक्स लेकर के हवाई जहाज की यात्रा मैंने लोगों को करते हुए देखी है। लोग सोचते हैं यार, और लोग कैसे कहते हैं, अरे यार हला ये भी यार रेलवे प्लेटफार्म हो गया एयरपोर्ट। सुना है कि नहीं सुना कहते हुए लोगों को? हमने सुना है ना, रेलवे प्लेटफॉर्म होगा। अभी तो तुम ही अकेले हो हवाई जहाज में चलोगे, दूसरे वाले ने कोई मेहनत की होगी तभी हवाई जहाज में चलने लायक हुआ है, ऐसे ही नहीं हुआ है वो। तो ये जब हुआ ना, तो पहले वाला हमारा लड़का जाता था यहां से यूएसए, और जब इंडिया में आता तो टूटी सड़कें, कचरा वाले शहर, कोई मल्टीप्लेक्स नहीं, कोई मॉल नहीं, कोई कुछ भी नहीं, एकदम गांव जैसी व्यवस्था। तो कहता था यार, वो वहां गया, वहां हो सकता है यहीं से ब्याह करके भी ले गया हो, वहां पे उसके 2 बच्चे हो गए, छोरा छोरी। और वो बच्चे जब इंडिया आ रहे हैं, ओह सो फिल्दी, सो बैड, डैड यू नो दिस इज नॉट द प्लेस आई कैन लिव हियर, वी वांट टू गो बैक। और अब कह रहा बच्चों के लिए सब कमा रहे, काहे को, चलो वापस। बच्चे कैसे हो गए? क्रीपी हो गए, हो गए कि नहीं हो गए? हो गया ना। तो कहता है चलो वापस। अब क्या हो गया, अब बच्चे यहां आते हैं तो देखते हैं, वाओ मॉल हियर टू, वी कैन वॉच मूवीज, ओ मैगडी हियर, वो का स्टारबक्स वो बा, and dad you are giving much quality time to us, so why can't we stay here? चेंज हुआ परसेप्शन, चेंज हुआ ना परसेप्शन। So now this is the time when we can drain through our brain. क्यों हम विदेश में रहना पसंद नहीं करते? हमें लगता है यार एक बार जाओ, 2 4 5 10 साल रहो वहां पर, अपने पैसा वैसा कमा के यहां लाओ, घर वर ठीक बनवाओ, चौड़े से रहो, और यहां पर जिंदगी को जियो और अपने देश को भी कुछ कंट्रीब्यूट कर दो। ये अब हमारी साइकोलॉजी बन गई है, बन गई कि नहीं बन गई? और हमारी इंडियन साइकोलॉजी एक नंबर की साइकोलॉजी पूरे वर्ल्ड में। हमारा लड़का कैसा भी हो, विदेश जाएगा तो 4 पैसे बचाएगा और अपने मां बाप को सीधे बिना सोचे समझे भेज देगा, फट से।
वो बहुत अंट शंट खर्च नहीं करेगा वहां पर, जो बहुत जरूरी होता है उतना ही खर्च करता है, ज्यादा खर्च भी नहीं करता वो। तो आप सोचो ना, हमारे जो बच्चे हैं वो कितने बढ़िया हैं, है ना, विदेश गए, कमाए, यहां पैसा लाए, घर वर बनवाया, मस्ती से रह रहे हैं। अरे भाई, यदि वहां पर जाकर के कोई बंदा 1 साल में, उसको मान लीजिए $1 लाख मिल रहा है, और वो अपना काम $40,000 में चला ले रहा है, उसको किसको दिखाना कि हम बड़े भारी कमरे में रह रहे हैं, हमारा मैंशन है, फोटो डाल देगा 2-4 जगह की, वाओ, इन फ्रंट ऑफ द, कौन सी लिबर्टी है, हाँ वो है, स्वतंत्रता की मूर्ति उसके सामने, वाओ, बिफोर द व्हाइट हाउस, इन फ्रंट ऑफ व्हाइट हाउस, 2-4 फोटो खींच के अपने दोस्तों भेज देगा, रहेगा वो एक छोटे से कमरे में, अपना खाना खुद ही बना लेगा। और जब यहां से जाएगा तो 5 किलो आटा ले ही जाएगा, वो 5 किलो चावल भी ले जाएगा, 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, बोले 20 किलो का मामला है, एक बोरे में 23 किलो जाता है, 2 वाला हम ले लेते हैं जिसमें 2 हमारे सूटकेस जा सकते हैं, तो इतने बड़े बड़े सूटकेस में वो आटा ही दाल भरता, अचार भी ले जाता है। कई बार अचार मना कर देते हैं एयरपोर्ट वाले, नो यू कैन नॉट टेक इट, कोई बात नहीं, ठीक, वो ले जाता है। और तुमको पता है, जो यहां से लोग जाते हैं, नौकरी भी करते हैं, जब यहां से जाते हैं तो माएं 500-600 रोटियां बना करके रखती हैं। तुमको नहीं पता होगा, हम तो देखो जिंदगी जी हमने ना, हम कह रहे हैं 500-600 रोटियां बना के रखती माएं, 500-600 रोटियां, इतने बड़े बड़े थप्पे बनते हैं, एंड देन बाजार में जाता है, उसका वैक्यूम पैकिंग होती है, समझ गए, वैक्यूम पैकिंग होकर के रख दी जाती है, और वो सूटकेस में रख जाती है। बच्चा वहां पहुंचता है, फ्रीजर में डालता है, खाते समय 2 रोटी निकालता है, माइक्रोवेव ओवन गरम, मां के हाथ की रोटी, अचार लेके रखे ही था, खाया, बन के आ गया। अब वो $40,000 में अपनी जिंदगी चला रहा है, और $60,000 बचा रहा है, जो मैं बहुत कम वाली इनकम की बात कर रहा हूं। $60,000 का मतलब कितना हो गया 1 साल का, कितना हो गया, लगभग 50 लाख रुपए। 10 साल काम किया, 5 करोड़ लेकर घर आ गया, मस्ती में है मस्ती में। उसके बच्चे अभी भी छोटे छोटे हैं, वहीं पैदा हुए 2 ठो, यूएस की नागरिकता भी उनके पास है, बच्चों को पढ़ने भेजेगा यूएस से, कोई पैसा लगना नहीं कि यूएसए की नागरिकता वाले बच्चों को वहां फीस नहीं लगती है, बड़ा बढ़िया काम है यार। तो हम इतने समझदार होने लगे हैं कि हम वहीं का खाएंगे, यहां लेके आएंगे, अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। ये साइकोलॉजी, ये फिलॉसफी अब डेवलप हुई है। तो पहले जो हम चिल्लपो मचाते थे, वी यूज्ड टू वीप, क्राई, कि आवर ब्रेन्स आर ड्रेनिंग एंड दे आर एंजॉयिंग, उनका पूरा देख लो, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, माइक्रोसॉफ्ट ले लो आप, जितने भी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो ले लो, या वहां का पेंटागन ले लो, मतलब सब में इंडियंस भरे हुए हैं यार, और वो लेकर के वो इतने बड़े बड़े होते जा रहे हैं। हम अभी पिछड़े के पिछड़े, हम पिछड़े के पिछड़े अब नहीं रहे, और ये 1990 के बाद हो गया हमारे यहां। तो हमको इस चीज पे भी काम करना, हमें तुमको पढ़ा लिखा करके ऐसा बनाना है कि तुम यहां पर नौकरी कर सकते हो, बहुत अच्छी, तो विदेश जॉब कमा के ले आओ, चलो निकलो जाके लेके आओ। और हमारे यहां तुमको नहीं लगता कि हम लोग अपने फैमिली के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं? ये बात इंपॉर्टेंट है। तो ये जब बात आप लिखोगे तो ये क्या है, वे फॉरवर्ड लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं? वे फॉरवर्ड। हम इसको कैसे सुधारें? तो जो हमने पॉइंट लिखवाए ना, नहीं पॉइंट लिखवाए नहीं, बताए हैं, उनको लिख लेना। रुपया डॉलर हो गया भैया।